my dear students, welcome to your online classes. How are you all? I hope you all are good and enjoying your online classes. So student, today we continue the chapter number 4, that is ethics and safety measures in computing. So today we continue the next topic of computer ethics, that is hacking. Okay, so what is hacking? Hacking means unauthorized intrusion into a computer or a network. Hacking क्या होती है? हैकिंग में क्या करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं, कुछ पर्सन्स आपके कंप्यूटर की डिटेल्स को चुराते हैं. ठीक है, उसमें आपके कंप्यूटर की सिक्योरिटी को ब्रेक करके, आपके नेटवर्क की सिक्योरिटी को ब्रेक करके आपके कंप्यूटर को क्या किया जाता है, एक्सेस कर लिया जाता है. सो हैकिंग मीन्स अनऑथराइज्ड इंट्रूशन इनटू अ कंप्यूटर, मतलब जिसकी आप परमिशन नहीं दे रहे हो किसी को, फिर भी कोई दूसरा आपके कंप्यूटर की सिक्योरिटी को ब्रेक करके आपके सिस्टम की डिटेल्स को शेयर करता है. द पर्सन एंगेज्ड इज हैकिंग एक्टिविटी इज नोन एज अ हैकर. ऐसा इंसान जो इस वर्क को कंप्लीट करता है, हैकिंग के प्रोसेस को करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हैकर बोलते हैं. हैकर में ऑल्टर कंप्यूटर सिस्टम और सिक्योरिटी फीचर्स टू अकम्प्लिश अ गोल. तो जो हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंप्यूटर की सिक्योरिटी फीचर्स को तोड़ते हैं या कंप्यूटर नेटवर्क की सिक्योरिटी फीचर्स को तोड़ के आपके कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं. हैकर्स ऑल्सो रिफर टू नॉन मैलिशियस एक्टिविटी यूजिंग इन्वॉल्विंग अनयूजुअल और usually involving unusual or unauthorized alterations to equipment or processes. तो अल्टीमेटली क्या करते हैं, नॉन मैलिशियस एक्टिविटी, मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जो एक गलत एक्टिविटी को इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें जो इन्वॉल्व करके अनयूजुअल एक्टिविटीज सिस्टम को ब्रेक करना, उसके अंदर जाके डेटा को चुराना, उसके अंदर जाते कुछ सिक्योरिटी को ब्रेक करके कोई इंपॉर्टेंट चीज़ों को चुरा लेना. तो ये क्या होती है, अनऑथराइज एक्टिविटी है, मैलिशियस एक्टिविटी होती है, जिसमें वो कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का भी यूज़ करके वो सारी डिटेल्स को निकालते हैं. हैकर्स कैन बी ईजिली एज्यूम टू बी इंटेलिजेंट एंड हाईली स्किल्ड इन कंप्यूटर. हैकर्स जो होते हैं वो कंप्यूटर में कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब कंप्यूटर में वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट और इंटेलिजेंट होते हैं, जिससे वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब उन्हें कंप्यूटर्स की बहुत अच्छी नॉलेज होगी, उन्हें प्रोग्रामिंग की बहुत अच्छी नॉलेज होगी, तब जाकर ही वो कंप्यूटर के अंदर उसकी प्रोग्रामिंग में एंटर कर पाएंगे, और प्रोग्रामिंग में एंटर करके ही वो वहाँ से क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी को ब्रेक कर सकते हैं. In fact, breaking a security system require more intelligence and expertise than usually creating one. तो सिस्टम को ब्रेक करने के लिए कैसा चाहिए पड़ता है, एक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बंदा चाहिए पड़ता है, एक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और कंप्यूटर में एक्सपर्ट होना चाहिए, वही क्या कर सकता है, सिस्टम को ब्रेक कर सकता है. तो एक्चुअली जो हैकर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सनस होते हैं, जो अपनी इंटेलिजेंसी का क्या करते हैं, गलत फ़ायदा उठाते हैं और एक इनलीगल तरीके से सिस्टम को एक्सेस करते हैं. There are no hard and fast rules whereby we can categorize hackers. However, in general computer language, they are called white hat, black hat and grey hat. तो normally जो हैकर्स होते हैं उनको 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है, मतलब हैकर्स की कितनी कैटेगरी बना दी गई है, 3 कैटेगरीज. कौन कौन सी, वाइट हैट्स, ब्लैक हैट्स एंड ग्रे हैट्स. तीनों में डिफरेंस क्या है, तो वाइट हैट्स जो होते हैं वो एक अच्छे हैकर्स वो भी होते हैं, पर उन्हें एक अच्छे कैटेगरी में जाना जाता है, क्योंकि ये हैकर्स क्या करते हैं, हमारे सिस्टम को दूसरे हैकर्स से बचाते हैं, मतलब हमारा सिस्टम हैक ना हो जाए, कोई और उसको हैक ना कर ले, इन सारी इंफॉर्मेशन को वो क्या करते हैं, तो हमारे सिस्टम को हैक करते हैं. कौन कौन से वीक पॉइंट्स हैं जिससे सिस्टम को हैक किया जा सकता है, कौन कौन से सिस्टम में वीकनेस है, कौन कौन सी नेटवर्क में वीकनेस है, इन सभी को वो क्या करते हैं, पता लगाते हैं. तो खुद से सिस्टम को हैक करने की कोशिश करते हैं ताकि उनको उन वीकनेस का पता चल सके और वो कंप्यूटर को उतना ही स्ट्रांग कर पाए. तो व्हाइट हैट्स जो होते हैं वो मेनली कंपनीज में काम करते हैं, उनको सैलरीज मिलती है इस वर्क के लिए, जिससे वो क्या करते हैं, अपने कंपनी के जो कंप्यूटर्स हैं उनको हैक होने से बचाते हैं. ओके, तो व्हाइट हैट्स कैसे होते हैं, एक अच्छे हैकर्स की कैटेगरी में आते हैं. इनका जो वर्क होता है वो इलीगल वर्क नहीं होता, ये ऑथराइज्ड होते हैं, कंपनी इनको परमिशन देती है कि वो उन कंपनी की सिस्टम को हैक करें ताकि उनकी जो वीकनेस है कंप्यूटर की वो उनको पता चल सके, जिससे वो उसको ठीक कर पाए. ठीक है, ब्लैक हैट्स हैकर्स क्या करते हैं, ब्लैक हैट्स जो हैकर्स होते हैं
वो अनऑथराइज्ड होते हैं, मतलब वो विदाउट किसी परमिशन के अपने पर्सनल यूज़ के लिए दूसरे के सिस्टम को हैक करते हैं। जैसे क्या होता है कि वो उनकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं, सपोज किसी के बैंक की इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं, किसी के पासवर्ड निकाल देते हैं, कंप्यूटर की सिस्टम तोड़ के उनके सिस्टम से इंपॉर्टेंट डेटा की चोरी कर लेते हैं। तो ये सारे किस में आते हैं? ब्लैक हैट्स में आते हैं। ऐसे जो हैकर्स का वर्क होता है वो क्या लीगल नहीं होता है। ऐसे हैकर्स का वर्क किस में आता है? ये इलीगल एक्टिविटी में होता है और ये क्राइम कैटेगरी में आता है। ठीक है। ग्रे हैट हैकर्स क्या होते हैं? तो ये वाइट हैट और ब्लैक हैट के बीच के हैकर्स होते हैं। ये नॉर्मली किस लिए यूज़ किए जाते हैं? ये कभी सिक्योरिटी पर्पस के लिए, जैसे कई बार पुलिस जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है वो सिस्टम को हैक करता है पता लगाने के लिए कि कौन सी एक्टिविटी किस सिस्टम के द्वारा की गई है, या फिर किस एक्टिविटी या फिर किसी कोई इम्पॉर्टेंट उन्हें किसी क्रिमिनल के बारे में उन्हें पता करना होता है, या उसके अंदर की इंफॉर्मेशन उन्हें सिस्टम से निकालनी होती है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं? सिस्टम को हैक करते हैं। तो वो सारी एक्टिविटी किसके अंदर आ जाती है? ग्रे हैट हैकर्स के अंदर आ जाती है। ठीक है। तो व्हाइट हैट they hack to crack their own security system to make the system more hack proof। तो क्या करते हैं? वो खुद के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करते हैं ताकि वो सिस्टम को हैक प्रूफ बना सके, कोई दूसरा उनके सिस्टम को हैक नहीं कर पाए। ठीक है। ब्लैक हैट हैकर्स हैक टू टेक कंट्रोल ओवर द सिस्टम फॉर पर्सनल गेन्स। तो जो ब्लैक हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं? सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, किसके लिए? अपने पर्सनल यूज के लिए। And grey hat hackers are curious people who have just about enough computer language skills to enable them to hack a system by locating potential loopholes in the network security system। तो grey hat hackers क्या होते हैं? इनके पास कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होती है और सिर्फ ये loopholes मतलब बीच बीच में जो दिक्कतें होती हैं नेटवर्क में या फिर क्राइम से रिलेटेड जो वर्क होता है उनके लिए ये वर्क करते हैं। ओके। हाउ टू प्रिवेंट अ सिस्टम हैकिंग? सो स्टेप्स टू prevent hacking are always keep your password secret and keep changing them at regular intervals। तो आपको क्या करना चाहिए? अपना पासवर्ड, जो भी आप सिस्टम का पासवर्ड बना रहे हैं वो कैसा रखना चाहिए? वो पासवर्ड आपको सिक्योर रखना चाहिए, सीक्रेट रखना चाहिए, उसे आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है और कुछ टाइम बाद बीच बीच में आपको उस पासवर्ड को चेंज भी करते रहना है ताकि आपका पासवर्ड जो है वो कहीं और ना जा सके, कोई उसको हैक ना कर पाए। रेगुलरली अपडेट द ऑपरेटिंग सिस्टम अदर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करते रहना है। उसके अलावा आपके सिस्टम में जो भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है उसको भी आपको रेगुलरली अपडेट करते रहना है, जिससे जो भी आपके पास वायरस है, जो भी ऐसे सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम की डिटेल्स को कॉपी कर रहे हैं, वो सारे के सारे वहीं पर ख़त्म हो जाएंगे। Avoid using free Wi-Fi as it is easier for hacker to steal your computer information। तो हमें फ्री में जो वाईफाई सर्विसेज मिलती हैं, जैसे रेलवे स्टेशन पे, कई जगह रेलवे स्टेशन पे फ्री वाईफाई आपको सर्विस मिल जाती है, तो ऐसे किसी भी वाईफाई को यूज़ करने से आपको बचना चाहिए। ये क्या कर सकते हैं? इन वाईफाई के थ्रू जो हैकर्स होते हैं वो आपकी पर्सनल डिटेल्स को भी ले सकते हैं। ऑलवेज मेक यूज ऑफ सिक्योर वेबसाइट बाय लुकिंग एट द ग्रीन लॉक साइन और HTTPS ऑन द एड्रेस बार। तो हमें कैसे वेबसाइट्स को यूज़ करना है? सिक्योर वेबसाइट, उसको आप कैसे पहचानोगे? ग्रीन लॉक से या फिर HTTPS आप प्रोटोकॉल से पहचानोगे। दिस इंश्योर्स दैट द सेंसिटिव डेटा विच इज पास फ्रॉम योर डिवाइस इज एनक्रिप्टेड, मेकिंग इट डिफरेंट फॉर द हैकर्स टू डिसअपियर द इंफॉर्मेशन। तो ये क्या करता है? इंश्योर जो सेंसिटिव आपका डेटा है उसको क्या करता है? आपकी डिवाइस में इनक्रिप्ट करता है, मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। Make secure that you check permissions and authority on the apps before installing them। जब भी आप किसी ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो ऐप क्या करता है? आपसे परमिशन मांगता है कि आपकी सिक्योरिटी को वो एक्सेस कर सके। तो आपको कोई भी ऐसा ऐप, मतलब जो रजिस्टर्ड ऐप नहीं है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं जो क्या करते हैं? वायरस को भी कंटेन करते हैं। तो ऐसे ही किसी भी ऐप पे आपको ऐसी परमिशन नहीं देनी है जिससे आपकी कोई भी पर्सनल डिटेल्स शेयर हो सके। नेवर स्टोर योर क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन ऑन अ वेबसाइट। आपको किसी भी वेबसाइट पर क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करना है। सो दीज ऑल आर द स्टेप्स दैट टू प्रिवेंट फ्रॉम हैकिंग। ओके, सो नेक्स्ट इज स्पैमिंग।
सो व्हाट इज स्पैमिंग? स्पैमिंग मीन्स क्या होता है? स्पैमिंग मीन्स इज अनवांटेड ईमेल्स, ठीक है। स्पैमिंग इस प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, तो स्पैम में अनवांटेड ईमेल्स मतलब ऐसे ईमेल्स आपको भेजे जाते हैं जिनमें क्या होते हैं, कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो ऐसे ईमेल्स भेजती हैं जिसमें क्या होता है, वायरसेस होते हैं। जैसे ही आप उन वेबसाइट्स को खोलेंगे या फिर उनकी दी गई लिंक को आप ओपन करते हैं तो उसमें जो इंस्टॉल वायरस है वो आपके सिस्टम में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होके आपके सिस्टम को खराब कर देता है। सो spam are the unwanted emails that are sent constantly to various mailing lists, इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। तो स्पैम्स क्या होते हैं? अनवांटेड ईमेल्स हैं जो आपको भेजे जाते हैं। किसके द्वारा? तो बहुत सारे लोग हैं जो एडवर्टाइजमेंट के लिए भी स्पैम्स का यूज़ करते हैं या फिर वायरस के लिए भी स्पैम ईमेल्स का यूज़ करते हैं। द अननेसेसरी ईमेल्स, एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा यूज द सिस्टम रिसोर्स एंड स्लो इट डाउन। तो जो अननेसेसरी हमारे पास डेटा इकट्ठा होता जाता है अननेसेसरी ईमेल्स का, एडवर्टाइजमेंट्स का, तो वो क्या करता है, हमारे सिस्टम के रिसोर्स को यूज कर लेता है, जिससे हमारे सिस्टम की प्रोसेस क्या होती जाती है, धीरे धीरे स्लो होती जाती है। दे कैन ऑल्सो स्टीलथली स्प्रेड वायरस और हार्मफुल सॉफ्टवेयर। जिससे क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये हमारे सिस्टम में वायरस को भी शेयर कर देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं। डर्म स्पैमिंग करेस्पॉन्ड टू द अनवांटेड ईमेल्स इन बल्क। तो जो स्पैमिंग का मतलब क्या है कि जो अनवांटेड ईमेल्स हैं उनका एक बल्क, एक ग्रुप में सेंड करना। Spam is a serious security concern as it can be used to deliver Trojan horses, virus worms, spyware and organized targeted phishing activity। तो स्पैम क्या है, एक कॉन्सर्न है, एक बहुत बड़ी दिक्कत है जिसमें क्या करते हैं स्पैम के थ्रू, क्योंकि क्या हो जाता है कि ईमेल्स के थ्रू क्या करते हैं जो हैकर्स होते हैं वो डिफरेंट वायरस को उसमें कनेक्ट करके आपके सिस्टम में भेज देते हैं, ठीक है। How we can find the scam? तो how can you find out a scam? तो स्पैम को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? Messages that do not have your email addresses in the TOCC field। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप क्या देखेंगे, जो स्पैम मैसेज आपके लिए आया गया है उसका आप क्या देखेंगे, एड्रेस चेंज करेंगे कि टू फील्ड में या फिर कार्बन कॉपी CC फील्ड में आपका एड्रेस, ईमेल एड्रेस दिया गया है या नहीं। Some spam may contain bad language or links or to website with inappropriate content। तो बहुत से स्पैम मैसेजेस किसको कंटेन करते हैं, बैड मैसेजेस को, मतलब फालतू के जोक्स होंगे या फिर कुछ बेकार सी वेबसाइट्स होंगी, उनको कंटेन करके लेके आते हैं जिससे आप उनको पहचान सकते हैं, ठीक है। स्टेप्स टू प्रिवेंट स्पैमिंग, कैसे बच सकते हैं? इंस्टॉल स्पैम फिल्टरिंग ब्लॉकिंग सॉफ्टवेयर ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम। तो हम क्या कर सकते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऐसा डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें जो क्या कर सके, स्पैम को फिल्टर कर सके या उसको ब्लॉक कर सके। If you suspect that an email is spam, move it to the spam folder and do not respond to it. Just delete it। अगर आपको लगता है, अगर आप कोई ईमेल आपके पास आया है और आपको लगता है कि नहीं ये एक अनवांटेड ईमेल है, ये ईमेल सही नहीं है, तो आपको उसको क्या करना चाहिए, स्पैम फोल्डर में मूव कर देना चाहिए या फिर उसको डिलीट कर देना चाहिए। Move to spam folder all messages from people who are not in your contact list। ऐसे ईमेल्स जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है, जिनको आप नहीं जानते हैं, उनसे अगर आपको लगातार ईमेल्स मिल रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, उन सारे ईमेल्स को स्पैम फोल्डर में मूव कर देना चाहिए। Never click on the URL link on a message, website or app unless you know the sender। आपको किसी भी URL मतलब जो लिंक दी गई है, मैसेजेस दिए गए हैं वेबसाइट्स के, उन पर आपको क्लिक नहीं करना है जब तक कि आप प्रॉपर उस वेबसाइट से अवेयर नहीं है। कीप अपडेटिंग योर सॉफ्टवेयर एंड सिक्योरिटी पैचेस रेगुलरली। आपको लगातार आपके सिस्टम के सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहना है और आपकी जो भी सिक्योरिटी है, आपके जो भी पासवर्ड्स हैं, उनको भी आपको हमेशा कुछ टाइम इंटरवल के अंदर अपडेट करते रहना है, ओके। सो next is individual right to privacy। There has been a massive increase in the use of technology in today's digital era। Greater the advertisement in technology, greater is the decrease in an individual privacy। Internet is used for a variety of functions। Its use can affect the privacy right and personal data of a person। तो आज का टाइम पे क्या हुआ है कि जो इंटरनेट है, जो टेक्नोलॉजी है, वो बहुत ज़्यादा कैसी हो गई है, एक बहुत ज़्यादा नेसेसरी
चीज़ हो गई, हमारी डेली लाइफ का एक पार्ट बन चुकी है, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी हैं जो हम किसके थ्रू कर रहे हैं, आज हम इंटरनेट से जुड़कर ही कंप्लीट कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप आज के टाइम पे आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। एक नेटवर्क की हेल्प से ही आप क्या कर पा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ पा रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं। तो आज के टाइम पे ये टेक्नोलॉजी कैसी होती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। The right to privacy can be defined as the right of an individual or institution to decide of what extent the information related to them can be sent to should be communicated to other। तो right to privacy का मतलब क्या होता है कि right to privacy की ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप किसी दूसरे पर्सन से आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो जो आप शेयर करना चाहते हैं वही आपका डेटा शेयर हो, बाकी का डेटा जो आपका पर्सनल डेटा है वो आप उसमें सिक्योर रहे। तो इसके लिए क्या किए गए हैं, कुछ सिक्योरिटी के राइट्स को बनाया गया। कौन सबसे फर्स्ट, अवॉइड शेयरिंग अ पर्सनल प्रोफाइल ऑन द सोशल नेटवर्किंग साइट। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जैसे आप लोग रोज सोशल नेटवर्किंग साइट्स हुआ, ट्विटर हुआ, फेसबुक हुआ, ये सारी साइट्स पर आप क्या करते हैं, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, अपनी वीडियो शेयर करते हैं, अपनी फ़ोटोज शेयर करते हैं, जिससे क्या हो जाता है, कई बार लोग इसका गलत फ़ायदा भी उठा लेते हैं। डू नॉट शेयर योर लॉगिन डिटेल्स विद एनीवन। आपको अपनी लॉगिन डिटेल्स भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। आपकी आईडी हुआ, पासवर्ड हुआ, ये आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। इमीडिएटली डिलीट द सेंसिटिव डेटा व्हेन नॉट इन यूज़। आपका कोई भी डेटा, आप सपोज आप किसी वेबसाइट पे वर्क कर रहे हो, आपका वर्क कंप्लीट हो गया है, वो डेटा का अब आपके पास कोई यूज़ नहीं है, आप इमीडिएटली उसको डिलीट कर दीजिए ताकि कोई और उस डेटा को यूज़ ना कर सके। Never click on a link sent to you by text or email from a stranger। ऐसी लिंक या टेक्स्ट पर आपको क्लिक नहीं करना है जिस इंसान को आप जानते नहीं हैं, जिस वेबसाइट से आप अवेयर नहीं है। Protect your online privacy by disabling the cookies in the web browser being used। तो जब भी आप किसी वेबसाइट को सर्च करते हो या किसी वेबसाइट पर वर्क करते हो, तो वेबसाइट क्या करती है, अपनी आपकी वेबसाइट के अंदर, आपके कंप्यूटर के अंदर एक छोटी सी मेमोरी क्रिएट करती है और उसके अंदर अपनी वेबसाइट की कुछ डिटेल्स उसके अंदर सेव कर देती है, अपनी वेबसाइट का एड्रेस उसके अंदर सेव कर देती है, छोटा सा प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में सेव कर देती है जो आपको पता भी नहीं चलेगा। इस डेटा को, इस प्रोग्राम को हम बोलते हैं कुकीज़। ये क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट, इससे तो क्या होता है कि जो जैसे ही आपने इस वेबसाइट का डेटा शेयर हो गया, तो वो वेबसाइट क्या करेगी, आपके कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को क्या करेगी, कॉपी कर लेगी और कॉपी करके कहाँ भेजेगी, अपने खुद के वेबसाइट पर सेंड कर दी जाएगी। इसलिए जिसकी ये वेबसाइट होगी या सपोज कीजिए कोई हैकर की भी हो सकती है, तो वो क्या करेगा, आपके कंप्यूटर की सारी डिटेल्स को उन कुकीज़ के थ्रू क्या कर सकता है, कॉपी कर सकता है। तो आपके जो सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर जो कुकीज़ कॉपी हो रही हैं, उनको आपको क्या करना है, रोकना है, उन कुकीज़ को कॉपी नहीं होने देना है। Look up your system when you are not using it। Lock up your system when you are not using it। जब भी आप सिस्टम को यूज़ ना करें तो उसको आप क्या कर दें, लॉक कर दें ताकि कोई और उसको एक्सेस ना कर सके। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर प्राइवेसी। तो अब हम क्या देखेंगे, सॉफ्टवेयर की हम प्राइवेसी कैसे रख सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर प्राइवेसी इज द एक्ट ऑफ कॉपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर इलीगली। तो सॉफ्टवेयर की प्राइवेसी क्या होता है कि सॉफ्टवेयर की कॉपी करके किसी को भी बांट देना, किसी को भी सेंड कर देना, ठीक है। तो क्या किया जाता है, सॉफ्टवेयर की बहुत सारी डुप्लीकेट कॉपी बना के उसको सेंड कर दिया जाता है। तो यूजली यू नीड अ लाइसेंस और अ कॉपीराइट टू कॉपी ओरिजिनल सॉफ्टवेयर। जबकि जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर होता है उसकी कॉपी करने के लिए आपको क्या करनी पड़ती है, लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। अपने सिस्टम में ओरिजिनल सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को डालने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है या फिर कोई कॉपीराइट की ज़रूरत पड़ती है, उसकी परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। We are doing software privacy when we purchase the software single licensed copy and install all several computer। This is also known as soft lifting। कई बार क्या होता है, जो इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, एक सिंगल सॉफ्टवेयर को परचेज कर लेते हैं और परचेज करने के बाद, एक सिंगल लाइसेंस को परचेज करने के बाद वो क्या करते हैं, सारे सिस्टम में उसी लाइसेंस को यूज़ करके सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। तो ये किस में आता है, सॉफ्ट लिविंग में आता है। वी मेक कॉपीज
ऑफ द कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर एंड डिस्ट्रीब्यूट देम। ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमें परमिशन ग्रांट करते हैं कॉपीराइट की, उन्हीं सॉफ्टवेयर की हम क्या कर सकते हैं, कॉपीज बनाकर तो सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वी इंस्टॉल अनऑथराइज्ड कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन पर्सनल कंप्यूटर एंड अर्न मनी। बहुत लोग क्या करते हैं कि अनऑथराइज्ड कॉपीज मतलब कुछ सॉफ्टवेयर की कॉपी बना लेते हैं और उस सॉफ्टवेयर की कॉपी करके उससे पैसे भी कमाते हैं। वी सेल कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर टेम्पोररी यूज, वी सेल और बाय द सॉफ्टवेयर सीडीज डीवीडी और रेंट। तो हम क्या होता है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को टेम्पोररी, एक सॉफ्टवेयर को लाइसेंस परचेज करने के बाद उसका क्या करते हैं, बिजनेस करने लगते हैं, उसकी कॉपीज को बेचने लगते हैं या फिर उसको सीडी और डीवीडी में कॉपी बना के उसको रेंट पर देने लगते हैं। ठीक है। स्टेप्स टू प्रिवेंट सॉफ्टवेयर प्राइवेसी। तो सॉफ्टवेयर प्राइवेसी कैसे रख सकते हैं आप, ऑलवेज बाय अ लाइसेंस्ड कॉपी ऑफ ए सॉफ्टवेयर। हमेशा आपको लाइसेंस्ड कॉपी खरीदनी चाहिए सॉफ्टवेयर की। फॉलो द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द लाइसेंस फॉर ईच सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यू परचेज, नेवर मेक कॉपीज एंड सर्कुलर दैम। तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा सॉफ्टवेयर की जो ओरिजिनल कॉपी है जो उसको खरीदना चाहिए, उससे लाइसेंस को लेना चाहिए और उसके बाद हमें वो कॉपी को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। परचेज सॉफ्टवेयर सीडीज फ्रॉम अ रेप्यूटेड सेलर टू इंश्योर दैट इट इज़ जेन्युइन। तो हमेशा ऐसे इंसान से खरीदें, ऐसी शॉप से खरीदें जो कैसा हो, रिप्यूटेड हो, आपको ओरिजिनल चीज़ देता हो। अवॉइड यूजिंग इलीगल सीडीज गिवन बाय योर फ्रेंड और टू लिसन योर फेवरेट म्यूजिक और वॉच मूवीज। तो ऐसी सीडीज जो आप नॉर्मली कहीं से भी परचेज कर लेते हैं मूवीज़ के लिए या वीडियोज़ के लिए या सॉन्ग्स के लिए, तो उन सीडीज़ का यूज़ करने से आपको बचना चाहिए क्योंकि उसमें वायरसेस हो सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर इज़ अवेलेबल ऑनलाइन, डाउनलोड इट डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स वेबसाइट। अगर सॉफ्टवेयर ऑनलाइन अवेलेबल है तो ऐसी जो रजिस्टर्ड वेबसाइट है जो आपको सॉफ्टवेयर अवेलेबल करवाती हैं, आपको उन्हीं वेबसाइट से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। रजिस्टर योर सॉफ्टवेयर टू अवॉइड सॉफ्टवेयर। हमेशा आपको सॉफ्टवेयर को रजिस्टर करना है ताकि आपको उसको इलीगल तरीके से यूज़ करने से बच सकें। ओके, नेक्स्ट इज ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने इतने सिक्योरिटी देखे कि कैसे कैसे हम अपने सिस्टम को इन सब चीज़ों से प्रिवेंट कर सकते हैं। हैकिंग क्या होता है, स्पैमिंग क्या होता है एंड इंडिविजुअल राइट्स क्या होते हैं प्राइवेसी के। ओके, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन, थैंक यू टू ऑल, थैंक्स टू एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।